तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के ठीक 11 बजे जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब मैं और चंपक दबे पांव गांव में दाखिल हुए। आज हमारा मकसद था इस गांव के सरपंच के यहाँ पर चोरी करने का, क्योंकि हमें पता चला कि सरपंच के पास काफी सोना है। हम दोनों पूरी तैयार के साथ आए हुए थे। हम चुपचाप उस सरपंच के घर की ओर जा रहे थे और उस वक्त ठंडू का मौसम चल रहा था, जिस वजह से लगातार लोग घर के अंदर ही सो रहे थे। इसलिए हमें चोरी करने में काफी ज्यादा आसानी थी। लिहाजा हम उस सरपंच के घर के पास पहुंचे और सरपंच के घर के पास पहुंचने के बाद हमने देखा कि सरपंच के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था। हमने सोचा कि शायद ये यहाँ का पालतू कुत्ता होगा, लेकिन वो कुत्ता हमें गांव वालों की तरह गहरी नींद में सोते हुए नजर आ रहा था। पर उस वक्त हमें काफी सावधान रहना था। अगर हमने थोड़ी सी भी आवाज की तो ये कुत्ता कभी भी उठ सकता है। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए दबे पांव उस जगह पहुंचे चंपक ने अपने सातिर दिमाग से दरवाजा खोल दिया और फिर उसके बाद हम दोनों जल्दी से अंदर चले गए। और फिर अंदर जाने के बाद हमने सरपंच के यहाँ से सारा सोना चुरा लिया और फिर वहां से दबे पांव बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि सामने की ओर से एक आदमी आ रहा है और उसने हमें देख भी लिया था। उसके बाद उसने कहा, कौन हो भाई तुम, और सरपंच के घर के बाहर क्यों खड़े हो? जब उसने घर का दरवाजा खुला देखा और साथ ही हमारे हाथ में बैग देखा तो उसे पता चल गया कि हम एक चोर हैं, जिस वजह से वो आदमी चोर चोर चिल्लाने लगा। और उस आदमी के चिल्लाते ही हम दोनों वहां से तेजी से भागने लगे। लेकिन जब हम भाग रहे थे तो हमने भागते पीछे देखा तो गांव के लोग हमारा पीछा कर रहे थे। उन लोगों को हमारे पीछे आते देख हम दोनों और भी तेज भागने लगे और हमारे मन में यही चल रहा था कि इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों भागते भागते गांव के बाहर पहुंचे। गांव के बाहर पहुंचने के बाद मैंने चंपक से कहा, यार हमें जल्दी से कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। और फिर हम दोनों वहां से भागने लगे ताकि हमें कोई जगह मिल जाए। फिर उसके बाद हम थोड़ी दूर पहुंचे ही होंगे कि तभी हमें पास में एक हवेली दिखी। उस हवेली को देखते मैंने चंपक से कहा, यार ये जगह छुपने के लिए एकदम सही है। मेरे ये बोलते ही चंपक बोला, नहीं यार मैं इस हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफी लोगों से इस हवेली के बारे में सुना है कि हवेली भूतिया है। मैंने उससे कहा भी ये बातें गांव के लोगों की बनाई की बातें हैं, ताकि इस हवेली के अंदर कोई न जाए और क्या पता इस हवेली में भी हमें कुछ खास चीजें मिल जाएं। मैंने चंपक से कहा, चल चलते हैं यार। पर उस वक्त चंपक हवेली के अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। वो मुझे बार बार मना कर रहा था, जिस वजह से मुझे हवेली के अंदर जाना पड़ा और वो आगे की ओर निकल गया। जब मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो काफी पुरानी हवेली लग रही थी और वहां एकदम खामोशी पसरी हुई थी। उसके बाद मैं उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे के पास पहुंचने के बाद मैंने देखा कि दरवाजे के बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। उस वक्त मैंने उस आदमी को अनदेखा कर दिया और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुसने के बाद मैंने देखा कि हवेली तो काफी शानदार है। लोगों ने पता नहीं क्यों अफवाह फैला रखी है कि यह हवेली भूतिया है। तभी मैंने सोचा कि क्यों न मैं चोरी का सामान आज से इस हवेली में ही रखूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और लोग तो वैसे भी डरते यहाँ पर आने से। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे किसी के आने की आवाज आई। आवाज आते ही मैं जल्दी से जाके कोने में छुप गया। जैसे मैं कोने में छुपा और जब मैंने वहां से छुपकर सामने देखा तो मैंने पाया कि सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतर रहा है। और जब वो आदमी नीचे आया तो वो विवेक नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। अभी उस आदमी ने इतना बोला ही था कि तभी विवेक नाम का आदमी उसके सामने आ गया। और जैसे वो विवेक नाम का आदमी उसके सामने आया कि तभी उस आदमी ने उसको चांटा मारा और कहा, मैंने तुमसे पहले क्या रखा है कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस हवेली के अंदर आना नहीं चाहिए। मैं उस आदमी की बात सुनकर घबरा गया कि इसको कैसे पता चला कि मैं हवेली के अंदर हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आज तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी हाथों में सुई लिए विवेक के हाथों में चुभाया जा रहा था और विवेक बुरी तरह से दर्द से करा रहा था। मेरी ये तो समझ में आ गया था कि विवेक इस हवेली का चौकीदार है और वो इस हवेली की रखवाली करता है। पर मैंने आज तक किसी भी मालिक को इतनी हैवानियत के साथ मारते नहीं देखा। मैंने इतना सोचा ही था कि तभी विवेक अपने मालिक से दर्द भरी आवाज में बोला, मालिक मुझे माफ कर दो, ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। विवेक के इतना बोलते ही उसके मालिक ने सुई को
उसके हाथों के बीचों बीच घुसा दिया, जिस वजह से विवेक के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं ये सब नजारा देख ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मानो मेरी तो सांसें रुक सी गई थी। मैंने देखा कि विवेक मेरे पीछे बैठा है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था, जैसे कि उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो और साथ ही उसकी आंखें एकदम से काली हो गई थी। दोस्तों, इस मंजर को देखकर मेरा पूरा बदन एकदम से ठंडा पड़ने लगा और मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर मानो जम सा गया था। फिर उसके बाद विवेक ने मेरी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा दिया और जैसे विवेक ने मेरी गर्दन को पकड़कर ऊपर उठाया कि तभी मेरी सांसें उखड़ने लगी और फिर उसने मुझे नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही नीचे पड़ी किसी चीज पर मैं जाकर लगा और जैसे मेरे सर पर चोट लगी कि तभी मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। और फिर जब थोड़ी देर में होश आया तो मैंने पाया कि मेरे अगल बगल में कंकाल पड़े हुए हैं। उन कंकालों को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मैं उसी वक्त जल्दी से उठा और दूर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त मेरे डर की सीमा बढ़ती जा रही थी और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ही सब हो क्या रहा है। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आज मैंने इस हवेली में आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और साथ ही चंपक ने भी मुझे बहुत समझाया था कि इस हवेली के बारे में भूतिया घटनाएं होती हैं। फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो अभी मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मैंने इतना सोचा ही होगा कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। और फिर जब डरते डरते मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैं डर के मारे नीचे जाकर गिरा। मैंने देखा कि विवेक मेरे पीछे खड़ा था। उसके बाद मैंने विवेक से घबराते हुए बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे इतना बोलते उसने भयानक भरी आवाज में कहा, तुम्हें इस हवेली की सफाई करनी होगी और वो भी अभी इसी वक्त। और अगर तुमने सफाई नहीं की तो तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे और इस हवेली के अंदर कैद हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर की सीमा और भी बढ़ गई। मैं इतना तो समझ गया था कि मेरी मौत तो आज पक्की है, क्योंकि वो हवेली काफी बड़ी थी। उस हवेली को साफ करते करते मैं मर ही जाता। मेरे पास इसके अलावा अब कोई भी चारा नहीं था। अगर मैं इस हवेली को साफ नहीं करता तो मैं यहाँ पर जिंदगी भर के लिए कैद हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इस हवेली की सफाई कर लेता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि यही एक मौका था मेरे पास मेरी जिंदगी बचाने का। और क्या पता अगर इस जगह की सफाई करते करते मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाए। फिर इसके बाद मैंने उस भूत से यानी कि विवेक से कहा कि ठीक है भाई, मैं अभी यहाँ की सफाई करना शुरू कर देता हूँ। उसके इतना बोलकर मैं चुपचाप से सफाई करने जाने लगा और फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहीं पास में एक झाड़ू रखी हुई है, मगर वो झाड़ू काफी अजीब सी लग रही थी। जब मैंने उस झाड़ू को उठाया तो मैंने पाया कि वो झाड़ू किसी के बालों से बनी हुई थी, जैसे मानो उन बालों को अभी अभी किसी के सर से उखाड़कर एक झाड़ू बनाई गई है, क्योंकि उन बालों में खून भी लगा हुआ था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था। लेकिन फिर मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढना था, जिस वजह से मैं वहां की सफाई करने लगा। और जैसे मैंने सफाई करनी शुरू की कि तभी वो भूत वहां से गायब हो गया। और जैसे वो गायब हुआ कि उसके साथ ही वो नीचे पड़े कंकाल भी एकदम से गायब हो गए। ये सब देखने के बाद अब मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और मैं वहां की सफाई करता रहा। उस हवेली की इतनी बुरी हालत थी जैसे कि इस हवेली को कई सालों से साफ ही नहीं किया हो। पर जब मैं इस हवेली के अंदर आया था तो ये हवेली काफी शानदार लग रही थी और अब इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। और जब मैं वहां की सफाई कर रहा था तो सिर्फ मुझे हड्डियां ही पड़ी दिख रही थी। लेकिन फिर उसी बीच वहां पर रखा हुआ सामान मुझसे गलती से नीचे गिर गया। जैसे वो सामान नीचे गिरा कि तभी किसी ने मुझे लाठी मारी। उसके लाठी मारते ही मैं जाकर जमीन पर गिरा। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे सामने विवेक खड़ा है और वो काफी गुस्से में है। उसके इस रूप को देखकर मेरे अंदर डर की सीमा बढ़ने लगी थी। लिहाजा मैं वहां से जल्दी से उठा और वहां से भागने लगा। पर जैसे मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया कि तभी मेरे पैर अचानक से जम से गए। मैंने अपने पैरों को आगे बढ़ाने की बहुत ही कोशिश की, मगर मैं असफल रहा, जिस वजह से मैं वहीं खड़ा रहा। लेकिन तभी विवेक मेरे पास आके बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामान तोड़ने की? यहाँ की हर एक चीज कितनी कीमती है, तुम्हें पता नहीं है क्या?
तुम्हें एक एक गलती की सजा मिलेगी यहाँ पर। उसने इतना बोला ही था कि तभी मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने और माफी मांगने लगा, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया और उसने मेरे हाथों में सुई चुभानी शुरू कर दी, जिस वजह से मेरे हाथों से खून निकलने लगा और मैं दर्द से कराते उससे बोले जा रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। और सुई चुभोने के बाद वो वहां से गायब हो गया, लेकिन उसके साथ ही वो सुई भी मेरे हाथों से गायब हो गई। पर वो जख्म अभी भी मेरे हाथ में था और मेरे हाथों से खून भी निकले जा रहा था, जिस वजह से मैं वहां पर कपड़ा ढूंढने लगा कि मैं अपने हाथों में एक पट्टी बना के बांध लूं। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे वहीं पर कपड़ा मिल गया और कपड़ा लपेटने के बाद मैंने दोबारा सफाई करना शुरू कर दिया। मुझे सफाई करते करते अभी थोड़ा वक्त ही हुआ होगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, और जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि उस हवेली के एक कमरे से वो आवाज आ रही थी और उस औरत की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे कोई मार रहा हो। फिर जब मैंने हिम्मत की वहां पर जाने की, जैसे मैं उस कमरे के पास पहुंचा, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने पाया कि उस कमरे के अंदर एक 10 साल का बच्चा एक औरत के ऊपर बैठे हुए चाकू से उसका पेट फाड़ रहा था और उसके अंदर की चीजों को बाहर निकाल रहा था। उस वक्त मेरे लिए ये मंजर बहुत ही दर्दनाक था। मेरी तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हवेली में हो क्या रहा है। शायद गांव वाले सही बोलते हैं कि यह हवेली भूतिया है, इसलिए ही तो इस हवेली के सामने से कोई भी नहीं गुजरता। इसके बाद जब मैंने उस औरत की तरफ ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस औरत के सर पे तो बाल ही नहीं है। और अभी मैं उस बच्चे और औरत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि जिस बालों वाली झाड़ू से मैं सफाई कर रहा था, कहीं वो झाड़ू में लगे बाल इसी औरत के तो नहीं। मैंने फौरन उस झाड़ू को अपने से दूर फेंक दिया और मैं फिर से पीछे हट गया। और जैसे मैं पीछे हटा कि तभी उस बच्चे ने मुझे देख लिया। उस बच्चे ने जैसे मुझे देखा तो वो हाथों में चाकू लिए मेरी ओर आने लगा, और उस बच्चे के अपने पास आते ही मैं वहां से भागने लगा। और फिर मैं भागते भागते हवेली के ऊपर चला गया और वहीं कमरे में जाकर छुप गया। अब मैंने अपने मुंह में हाथ रख लिया था ताकि मेरी आवाज बिल्कुल भी बाहर न जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। उस वक्त मैं अपनी आंखों को बंद करके बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। लेकिन जब मैं भगवान का नाम जपे जा रहा था कि तभी कहीं से ठंडी हवा आने लगी, और जब मैंने उस ओर अपनी नजर घुमाई तो मैंने पाया कि उस कमरे की खिड़की थी जो कि अभी खुली हुई थी। उस खिड़की को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा और उस खिड़की से बाहर कूद गया। खिड़की से बाहर कूदते ही जब मैं नीचे गिरा तो मुझे काफी चोट आई, मगर मैं जैसे तैसे करके उस हवेली से बाहर निकल गया। जैसे मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने देखा कि चंपक वहीं बाहर खड़ा हुआ था, और जब उसने मुझे देखा तो वो घबरा गया, और वो घबराते हुए मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि यार तेरी हालत कैसे हुई और तू इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था। तभी मैंने उसको मेरे साथ घटी सारी घटना बताई, जिस पर उसने कहा कि देखा मैंने सही कहा था ना, यह हवेली भूतिया है। फिर उसने आगे बताया कि मैंने गांव वालों से सुना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक चौकीदार और उसके मालिक के साथ उसकी बीवी बच्चे रहा करते थे, लेकिन उसका मालिक उसे बहुत ही बुरी तरह मारता रहता था, काफी सुइयां उसके हाथों में चुभाता था और साथ ही पूरे दिन खाना भी नहीं देता था। और फिर एक दिन उस चौकीदार की इस हवेली में मौत हो गई। उस चौकीदार को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए होंगे कि तभी उसकी हरकतें बदलने लगी। एक दिन उसने अपने माँ बाप को चाकू से मार दिया और वो हवेली की छत से नीचे कूद गया और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन उन लोगों की मौत के बाद इस हवेली में जो भी रहने आया उसकी सिर्फ लाश ही अगले दिन मिलती, मगर कहते हैं कि ये सब उस चौकीदार ने किया था। ये सब सुनने के बाद अब मैं चौंक गया कि मेरे साथ भी अंदर ऐसा ही हुआ था। अब हम दोनों वहां से भाग गए थे और फिर हम कभी भी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकते, और तभी से हमने चोरी भी करना बंद कर दिया। और दोस्तों, जब भी मुझे उस हवेली के बारे में ख्याल आता है तो मैं फौरन ही अपने दिमाग से निकाल देता हूँ, नहीं तो मेरा शरीर कपकपाने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।